नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th केमिस्ट्री का दोस्तों तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन का यहाँ 10वां पार्ट है। इसमें दोस्तों हम विद्युत रासायनिक सेल का सचित्र वर्णन या फिर दोस्तों इसे शुष्क सेल के नाम से भी जाना जाता है या फिर दोस्तों इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। चूँकि दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत हमारे शुष्क सेल, डेनियल सेल, मरकरी सेल आते हैं, इस कारण से इसे इस नाम से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि विद्युत रासायनिक सेल का वर्णन कीजिए। तो भी दोस्तों आपको इन्हीं तीन में से किसी एक का वर्णन करना है, या तो आप डेनियल सेल का कर दीजिए या फिर आप शुष्क सेल का। क्वेश्चन को दोस्तों अधिकतर शुष्क सेल के नाम से पूछा जाता है, शुष्क सेल का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसे प्राथमिक सेल के नाम से भी पूछा जा सकता है। चूँकि दोस्तों क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, आप इन तीनों तरह क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आगे दोस्तों प्राथमिक सेल, सबसे पहले दोस्तों प्राथमिक सेल को समझते हैं। ऐसे सेल होते हैं दोस्तों जो टार्च, बैटरियाँ, खिलौने आदि में जिनका यूज़ किया जाता है, अर्थात दोस्तों इनको एक बार यूज़ करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वो हमारे दोस्तों प्राथमिक सेल कहलाते हैं। परिभाषा पढ़ते हैं दोस्तों इसकी। इस प्रकार के सेल में दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रियाएँ होती हैं, अर्थात दोस्तों अपचयन उपचयन एक साथ में होता है। जब एक सेल कार्य करता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब ये सेल कार्य करता है यह क्रिया तब तक संपन्न होती है। इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ लिखा है शुष्क सेल, मरकरी सेल या फिर दोस्तों डेनियल सेल। इसे दोस्तों गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। दोस्तों यदि क्वेश्चन प्राथमिक सेल के नाम से अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको प्राथमिक सेल भी लिखना है, हम दोस्तों शुष्क सेल का भी साथ में वर्णन करना है। यदि दोस्तों क्वेश्चन केवल शुष्क सेल के नाम से पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ से भी हल कर सकते हैं, शुष्क सेल का वर्णन। चूँकि दोस्तों शुष्क सेल जो हमारे होते हैं लेक-लांसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लेक-लांसी दोस्तों वैज्ञानिक का नाम है, इसने सबसे पहले इस प्रकार के सेल को बनाया था। इन्हीं सेलों को दोस्तों आधुनिक करके बनाया गया है अब जो वर्तमान में सेल हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम चित्र की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बाहर की तरफ दोस्तों हमारा जिंक धातु का एक आवरण तैयार है। इसके अंदर दोस्तों धातु रोधी परत लगी हुई है। इसके अंदर की तरफ दोस्तों हमारा जो पेस्ट है वो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस अमोनियम क्लोराइड दोस्तों NH4Cl का पेस्ट भरा हुआ है। अंदर की तरफ जो ग्रेफाइट की दोस्तों छड़ होती है, इसको घेरे हुए मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन MnO2 प्लस C का दोस्तों पेस्ट भरा हुआ है। अंदर की तरफ दोस्तों ये जो हमारी धातु की जो ग्रेफाइट की छड़ होती है वो कैथोड की तरह कार्य करती है। ऊपर की तरफ दोस्तों जो होती है धातु की टोपी कैथोड की तरह हमारी कार्य करती है। इस कारण दोस्तों यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर जिंक दोस्तों एनोड की तरह कार्य करता है, यहाँ पर माइनस चार्ज है। आपको दोस्तों इधर दिखाई दे रहा है, ये लाइनें इस प्रकार से बनी हुई हैं, इसे दोस्तों पिच सेल कहते हैं। आगे दोस्तों हमारे वर्णन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ लेक-लांसी सेल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इन सेलों का उपयोग टार्च, खिलौने, कैलकुलेटर, रेडियो में किया जाता है। शुष्क सेल में दोस्तों जिंक का एक खोखला आवरण होता है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है जिंक का एक आवरण, ये लाल रंग से जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है जिंक का आवरण होता है दोस्तों, जिसके ऊपर दोस्तों अमोनियम क्लोराइड और कम मात्रा में ZnCl2 जिंक क्लोराइड का दोस्तों पेस्ट लगा रहता है। जिंक सिलेंडर दोस्तों एनोड की तरह कार्य करता है। कार्बन की छड़ दोस्तों कैथोड के समान कार्य करती है, जिसके चारों ओर मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन का चूर्ण भरा होता है। सेल के ऊपरी सिरे की ओर दोस्तों धातु की टोपी लगी होती है। इस सेल का वोल्टेज 1.5 V तक होता है। दोस्तों इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, कभी कभी शुष्क सेल का वोल्टेज पूछ लिया जाता है। दोस्तों इन सेलों का वोल्टेज 1.4 वोल्टेज से 1.5 तक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया की तरफ। चूँकि दोस्तों हमारा रासायनिक अभिक्रिया में एनोड एवं कैथोड दोनों पार्ट रहेंगे। सबसे पहले एनोड को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सेल है उसमें जिंक एनोड की तरह कार्य करता है, अर्थात दोस्तों जिंक के अंदर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, वहाँ अपने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम इसे दर्शाएंगे। सबसे पहले एनोड पर लिखते हैं दोस्तों, जो हमारी जिंक धातु है ये हमने लिखा दोस्तों जिंक। यहाँ पर ध्यान दिए दोस्तों जिंक, चूँकि दोस्तों जिंक एक धातु है तो ये अपने 2 आयन अर्थात दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देती है। इस प्रकार से दोस्तों हमने लिख दिया इसके ऊपर +2 और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन दान हो गए। चूँकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। जब भी किसी क्रिया में दोस्तों इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं अर्थात दोस्तों ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। आगे ये दोस्तों हमारा एनोड पर था, अब हम कैथोड पर हल करेंगे दोस्तों इसे।
कैथोड पर। कैथोड वाला सिरा दोस्तों हमारा यहाँ पर रहेगा अंदर की तरफ। ये दिखा दोस्तों हमारा जो ग्रेफाइट की छड़ी है कैथोड की तरह व्यवहार करेगी, तो हमारा MnO2+ रहेगा। पहले दोस्तों हम रिएक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब दोस्तों अमोनियम NH4 अर्थात अमोनियम प्लस मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 को दोस्तों जब भी मिलाया जाता है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इनको दोनों को आपस में मिलाने पर अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया अर्थात दोस्तों NH3 का निर्माण होता है एवं इनमें दोस्तों जल बाहर निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है, अमोनियम और मैग्नीज ऑक्साइड को दोस्तों जब भी मिलाया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है एवं जल दोस्तों बाहर निकलता है एवं दोस्तों मैग्नीज ऑक्साइड वैसा ही रहता है। अभी दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि ये रिएक्शन दोस्तों हमारी अनबैलेंसिंग है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन कुल हमारे पास 4 हैं। इधर देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 3 और 2 5, इधर हाइड्रोजन की संख्या 5 है। सबसे पहले दोस्तों हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। दोस्तों हम अमोनिया के आगे 2 लिख देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या हमारी 2 हो जाती है, तो हम यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन लिख देते हैं। जितने दोस्तों अभिकारक में होते हैं पदार्थ के अणु, उतने दोस्तों उत्पाद में होते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 4 दूना 8 हो गई है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हाइड्रोजन की संख्या 3 दूना 6 और 2 8 हो चुकी, क्योंकि दोस्तों हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अब बैलेंस हो चुका है। अब दोस्तों हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑक्सीजन हमारे 2 हैं, 2 अणु ऑक्सीजन के। इधर दोस्तों 1 और 3 दोस्तों 4, कुल हमारे पास दोस्तों 4 अणु हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम अभिकारक में दोस्तों 2 अणु बढ़ा देंगे। इससे दोस्तों हमारे Mn मैग्नीज के अणु 2 हो गए। यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों Mn2। आगे ऑक्सीजन दोस्तों 2 दूना 4 हो जाती है हमारी, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारी ऑक्सीजन 3 और 1 4 हो जाती है। इस तरह दोस्तों ये रिएक्शन बैलेंसिंग हो जाती है। चूँकि दोस्तों यहाँ अमोनिया के पास से अमोनियम के पास से हाइड्रोजन निकला है, अर्थात दोस्तों जब भी हाइड्रोजन निकलता है तो वहाँ क्रिया दोस्तों हमारी अपचयन होती है। यहाँ से दोस्तों अमोनियम के पास से हाइड्रोजन निकलकर जल के रूप में एक बाहर गया है, तो दोस्तों यहाँ क्रिया हो गई हमारी अपचयन क्रिया। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कैथोड पर रिएक्शन को, यहाँ पर मैंने लिख दिया अपचयन क्रिया। आगे देखते हैं दोस्तों कुल अभिक्रिया। कुल अभिक्रिया में दोस्तों हमें जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं दोस्तों उनको एक तरफ लिखा जाता है, जो हमारे दोस्तों प्रोडक्ट होते हैं उनको एक तरफ लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन है कि 2E क्यों लिखा है, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 अणु 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इस कारण से यहाँ पर 2E लिखा हुआ है। कुल अभिक्रिया में ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर हमारा जो अभिकारक है जिंक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं जिंक। इधर दोस्तों कैथोड पर जो हमारा अभिकारक है प्लस करके 2NH4 दोस्तों, अमोनियम को लिख दिया प्लस 2 दोस्तों 2MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड को लिख दिया। चूँकि दोस्तों इधर ध्यान देना है आपको, जो हमारे अभिकारक हैं कैथोड एवं एनोड के अभिकारक को हमने एक तरफ लिख दिया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को इस तरह नहीं लिखना है। तीर का निशान लगा के दोस्तों जो हमारे उत्पाद हैं उनको अब इधर लिखना है हमें। ऊपर दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है उत्पाद एनोड पर जिंक, तो हम लिख देते हैं Zn+2। कैथोड पर दोस्तों हमारे उत्पाद दिखाई दे रहे हैं अमोनिया, ये दोस्तों 2NH3 + 2H2O + MnO2O3। ये देखिए दोस्तों सेल के अंदर कुल रिएक्शन हो गई। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया पुनः एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हमने दोस्तों एनोड लिखा, एनोड जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ पर दान कर देता है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं अर्थात ऑक्सीकरण क्रिया हुई है। आगे दोस्तों कैथोड के अंदर दोस्तों हमारा अमोनियम रहेगा एवं मैग्नीज ऑक्साइड को दोस्तों जब मिलाया जाता है तो अमोनिया और जल का निर्माण होता है और दोस्तों मैग्नीज ऑक्साइड अलग निकल जाता है। हमने दोस्तों इसे बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर भी इसे बैलेंसिंग के लिए 2 लिखा है। आगे दोस्तों हमने कुल अभिक्रिया में एनोड एवं कैथोड के अभिकारक को एक तरफ लिख दिया दोस्तों एवं उत्पाद को एक तरफ लिख दिया है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कुल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को नहीं लिखना है, ना ही उत्पाद में ना ही अभिकारक में। आगे दोस्तों क्योंकि दोस्तों सेल के अंदर अमोनिया गैस बन रही है, ये देखिए दोस्तों NH3 हमारा बन रहा है, NH3 ये दोस्तों देखिए NH3 बनने के कारण सेल के अंदर दोस्तों दबाव बढ़ता है, जिसके कारण सेल के फूटने का डर होता है। इस कारण से दोस्तों इसे जिंक के साथ क्रिया करवा दी जाती है ताकि ये एक संकुल आयन बना ले। इसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है
क्योंकि सेल में अमोनिया गैस के कारण इसका दबाव बढ़ जाता है। इससे दोस्तों सेल फटने का डर होता है। इसलिए अमोनिया जिंक आयन के साथ क्रिया कर संकुल आयन बनाता है, जिससे सेल के अंदर का दबाव नहीं बढ़ता। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से बनाता है। यहाँ पर हमने जिंक लिया है, जिंक को दोस्तों अमोनिया के साथ क्रिया करवा दी है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा एक प्रकार का संकुल आयन बन गया है। इस तरह के दोस्तों संकुल आयन को हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।